Hello students, in this video we'll discuss chapter number 3 rotation and revolution। बेटा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अर्थ की दो मूवमेंट्स को जो है रोटेशन और रिवॉल्यूशन। आप लोगों ने स्पिनर को घूमते हुए देखा है, भौरे को घूमते हुए देखा होगा, वो अपनी एक्सिस पे घूमता रहता है ना। तो एक्सिस पे घूमने वाली मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, रोटेशन। ठीक है बात। तो हमारी जो अर्थ है वो भी अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है, घूमती रहती है। दूसरी प्रोसेस जिसको हम पढ़ेंगे वो है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब मूव अराउंड समथिंग। तो जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों ओर, अर्थ इज कंटिन्यूसली मूविंग अराउंड द सन। तो अर्थ रोटेट करती हुई सूरज के आसपास भी चक्कर लगा रही है। अर्थ इज ऑल्सो मूविंग अराउंड द सन, रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो क्या समझ में आ गया, क्या क्या पढ़ेंगे हम पहले तो रोटेशन देखेंगे और रोटेशन के इफेक्ट्स को देखेंगे कि रोटेशन होने से क्या इफेक्ट होते हैं। फिर हम रेवोल्यूशन पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। चलो, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन में देखो अब हम क्या क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में रोटेट होती है, स्पीड क्या होती है रोटेशन की, और उसके इफेक्ट क्या है। इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, चलो। अक्रेंस ऑफ डे एंड नाइट, क्या क्या प्रभाव है। पहला इफेक्ट है डे एंड नाइट होना, दिन होना और रात होना। किसकी वजह से हो रहा है, रोटेशन की वजह से हो रहा है। द सन राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेटिंग इन द वेस्ट, ये जो हमें इल्यूजन होता है कि सूरज उग रहा है, सूरज डूब रहा है, ये भी किसकी वजह से होता है, रोटेशन की वजह से। और एक और फोर्स देखेंगे, कोरियोलिस फोर्स। अर्थ के घूमने से जो फोर्स जनरेट हो रहा है उसे क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स। चलो, फिर हम देखेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ का रिवॉल्यूशन। अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। फिर हम ये भी देखेंगे उसकी इंक्लाइंड एक्सिस का क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव पड़ता है। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। देखो, हम लोग बोलते हैं गर्मियों में सूरज बहुत जल्दी आ जाता है, देर तक रहता है, मतलब दिन बढ़ जाता है। ठंडियों में सूरज देर से आता है, जल्दी चला जाता है, दिन छोटा हो जाता है। सीजनल चेंजेस आते हैं, इक्विनॉक्सेस होते हैं, सॉल्स्टाइज होते हैं। अब इक्विनॉक्स क्या है वो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, सॉल्स्टाइज भी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है बात। तो इतना कुछ हमें सब पढ़ना है। चलो, हमारी अर्थ भी दूसरे प्लैनेट्स की तरह, सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं ना, उन प्लैनेट्स की तरह जो हमारी अर्थ है वो भी सन के आसपास घूम रही है। वो भी एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होती है, देखो ये होता है राउंड शेप और ये होता है इलिप्टिकल। तो जो अर्थ ऑर्बिट लेती है सूरज के चक्कर लगाने में, सन के रिवॉल्व करने में, जो रास्ता जो अर्थ लेती है वो कैसा है, इलिप्टिकल है। ऐसा पूरा सर्कल नहीं है बच्चा, कैसा है, इलिप्टिकल है, ओवल है, अंडाकार है। ठीक है बात। तो अर्थ भी हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट की तरह सन के आसपास घूम रही है। साथ ही साथ ये अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है, मतलब ऐसे ऐसे तो घूमती जा रही, पर ऐसे घूमने के और ऐसे भी घूम रही, सूरज के चारों तरफ भी घूमती जा रही है ना। अब ये मत सोच लेना कि इतनी सारी अर्थ है, मतलब यही अर्थ यहाँ पहुँच गई, यही अर्थ यहाँ पहुँच गई। चलो, जो टू मोशन है अर्थ के उन्हें हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन और रोटेशन। मेनी फिनोमेना ऑन अर्थ, बहुत सारे अर्थ के फिनोमेना जैसे दिन का होना, रात का होना, सीजन्स का होना, हवा चलना, ओशन करेंट्स, ये सब इन्हीं मोशंस पे डिपेंड करता है। कौन सी मोशन, एक है रोटेशन और दूसरा है रिवॉल्यूशन। आपने कभी बैंगल को स्पिन किया है, चूड़ियों को हम घुमाते हैं ना, बैंगल को घुमा देते हैं, ये जो बैंगल होती है उसको घुमाते हैं। तो चूड़ी को घुमाने मतलब गोल 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 घुमाना, भौरे को घुमाना, ये क्या है, स्पिनिंग है। स्पिनर आप लोगों ने देखा होगा जो आप उंगलियों के ऊपर घुमाते थे। चलो, तो रोटेशन क्या है, स्पिनिंग मूवमेंट है किसकी, अर्थ की। अर्थ किसके ऊपर मूव कर रही है, किसके ऊपर घूम रही है, तो अर्थ घूम रही है अपनी एक्सिस के ऊपर। कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट। ये है वेस्ट और ये है ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट अर्थ घूमती जा रही है किस पे, अपनी एक्सिस पे। एक्सिस क्या है, एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब एक्सिस क्या है, एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के सेंटर से पास होती है। ठीक है, ऐसी लाइन नहीं है, पर ये हमने इमेजिन किया है कि अर्थ क्या पे घूम रही है, अपनी एक्सिस पे घूम रही है। एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के सेंटर से होके गुजरती है। जैसे आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा ना, ग्लोब ऐसे ही होता है ना। तो ये जो ग्लोब में ये एक्सिस को इसी तरह दिखाया है, ये एक क्या है, इमेजिनरी लाइन है।
अब हम देखेंगे बच्चा हमारी अर्थ की जो एक्सिस है, जो इमेजिनरी लाइन है, उसके 2 एंड पॉइंट्स को। तो एक एंड पॉइंट ये है, दूसरा एंड पॉइंट ये है। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसको हम बोलते हैं साउथ पोल। द 2 एंड पॉइंट्स, वो 2 एंड पॉइंट्स जिससे अर्थ का एक्सिस पास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये है अर्थ की एक्सिस और ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। आई बात समझ में? अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो समझना। ऐसा कहा जाता है बहुत पुराने टाइम में, मिलियंस ऑफ ईयर अगो, कोई बहुत बड़ी बॉडी हमारी अर्थ से टकरा गई धड़ाम से। ठीक है, हमारी अर्थ तो बहुत बड़ी है, उससे भी कोई बहुत बड़ी बॉडी हमारे अर्थ से टकराई और हमारी अर्थ झुक गई, टेढ़ी हो गई। जैसे यहाँ पर एक खंबा है, खंबा बोले तो पोल। अब इस पोल से एक ट्रक टकराया। क्या टकराया? ट्रक। तो ये पोल कैसा हो गया? ऐसा। पहले कैसा था? ऐसा। समझ में आ गई बात? तो ऐसे ही जो हमारी अर्थ है, उसकी एक्सिस पहले ऐसी हुआ करती थी, पर जब कोई धड़ाम से बॉडी टकराई तो हमारी अर्थ की एक्सिस हो गई ऐसी, टेढ़ी, टिल्टेड। कैसी हो गई बच्चा? टिल्टेड। ध्यान करो, एक पोल है, लोहे का खंबा लगा हुआ, उससे ट्रक टकरा जाए तो वो थोड़ा सा झुक जाता है ना, वैसे ही हमारे अर्थ के साथ हुआ कि अर्थ थोड़ी सी झुक गई। कितने डिग्री से झुक गई? ये कितने का एंगल बनता है? 23.5 का। देखो कैसे बनता है। अगर एक्चुअल में अर्थ होती ऐसी, उसकी एक्सिस होती ऐसी, पर अभी ये किसी बॉडी के टकराने से टेढ़ी हो गई है, तो ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनता है? 23.5 डिग्री का। तो एक्सियल टिल्ट, एक्सिस इज टिल्टेड, या इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं एक्सियल टिल्ट। तो कितने की एक्सियल टिल्ट बन गई? 23.5 की फ्रॉम द वर्टिकल। देखो इस डायग्राम में दिखाया है, ये है अर्थ की एक्चुअल एक्सिस, ऐसी होनी चाहिए थी, बॉडी से टकरा के ये झुक गई है। ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 23.5 का। अब एक एंगल और बन रहा है जो कि है 66.5 का। अब जो अर्थ की ऑर्बिट होती है ना, किसकी ऑर्बिट? अर्थ की ऑर्बिट। हाँ, वो ऑर्बिट जिस पे अर्थ घूम के सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इस ऑर्बिटल प्लेन पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है? तो वो कितने का बना रही है? 66.5 का। कैसे बना रही है? देखो, ये अर्थ यहाँ पर है ना। अरे यार चलो यहाँ पर बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको। एक मिनट, देखो थोड़ा बड़ा बड़ा बनाएंगे। ये रही ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में ये रही अर्थ। ठीक है, ये अर्थ की एक्सिस होनी चाहिए थी ऐसी, पर अब हो गई है टिल्टेड। तो ये जो ओरिजिनल एक्सिस थी उससे कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 23.5 का। पर ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट बोले तो वो रास्ता जिससे धरती घूमती हुई चक्कर लगा रही है सूरज का, उस पे ऑर्बिटल प्लेन पे कितने का एंगल बना रही है? तो एंगल बना रही है 66.5 डिग्री का। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? देखो जैसे कि यहाँ पर अर्थ है, एक टाइम में अर्थ यहाँ भी रहेगी, ये रही उसकी टिल्टेड एक्सिस, ये रहा इक्वेटर, और ये रहा कितने डिग्री का एंगल बनाया है इसने? 66.5 का। अच्छा, नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। That means if a line were drawn parallel to the plane of the earth orbit, अर्थ की ऑर्बिट से अगर एक पैरेलल लाइन बनाई जाएगी तो the axis would make an angle of 66.5। तो कितने का एंगल बनाएंगे? 66.5 का एंगल बनाएंगे। ये देखो, ये है प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट, अर्थ की ऑर्बिट का प्लेन, और ये रही हमारी ये झुकी हुई टिल्टेड एक्सिस, टिल्टेड या झुकी हुई एक्सिस। कितने का एंगल बना रही है? 66.5 का। आई बात समझ में? अब नहीं आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देख लेना। अब हम पढ़ेंगे विशेषताएं। रोटेशन की विशेषताएं क्या हैं? वो प्रोसेस, वो मूवमेंट जिसमें अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती जा रही है, गोल 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 घूमती जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन। तो रोटेशन का डायरेक्शन क्या होता है बेटा? रोटेशन का डायरेक्शन होता है वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से अर्थ, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, तो वेस्ट से अर्थ ईस्ट की तरफ घूम रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है। आई बात समझ में? अपनी एक्सिस पे। और कितने घंटों में ये पूरा एक चक्कर लगा लेती है? तो 23 hours 56 minutes and 4.09 seconds।
ठीक है बात। तो लगभग हम बोल देते हैं कि रफली ये 24 आवर्स होते हैं। ठीक है बात। तो अर्थ अपना पूरा एक गोल चक्कर मतलब अपनी धुरी पे अपने एक्सिस पे पूरा एक बार घूमने में कितने घंटे लेती है? 24 घंटे लेती है। मतलब सपोज़ करो ये अर्थ है, तो ये अर्थ ने यहाँ से घूमना स्टार्ट किया तो वापस से यहाँ आने में इसको कितना टाइम लगेगा? रफली 24 आवर। वैसे एग्जैक्ट की बात करें तो 23 आवर्स 56 minutes and 4.09 seconds। ठीक है बात। अब हम देखेंगे इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस। अच्छा हाँ, दूसरी बात ये भी देखी हमने, अर्थ कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट। इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस, द अर्थ इज ऑलवेज टिल्टेड इन द सेम डायरेक्शन। अर्थ सेम डायरेक्शन में ही टिल्टेड है टुवर्ड्स द पोल स्टार। कौन सी डायरेक्शन में टिल्टेड है ये? टुवर्ड्स द पोल स्टार। इट मूव्स अराउंड द सन, और सूरज के आसपास जब धरती घूम रही है, द एंगल एट विच द अर्थ इज टिल्टेड, वो एंगल जिस पे अर्थ टिल्टेड है उसे हम बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। तो जो अर्थ की टिल्ट है वो किसके टुवर्ड्स है? पोल के टुवर्ड्स है। एज इट मूव्स अराउंड द सन, ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। साथ ही साथ इसका झुकाव किसकी तरफ है? पोल स्टार की तरफ है। पोल स्टार स्काई में आप लोगों ने देखा ही होगा। अब वो एंगल जिस पे ये टिल्टेड है उसे हम क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। अब देखो यहाँ पे अगर समझ में आ जाए तो, जैसे ये पूरा वो रास्ता है जिस पे अर्थ घूम रही है, तो अर्थ यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी। तो इसकी जो एक्सियल टिल्ट है वो मतलब जो एक्सिस है उसका टिल्ट एक ही डायरेक्शन में होता है। और ये डायरेक्शन कौन सा है? यहाँ से भी पोल स्टार, यहाँ से भी पोल स्टार, यहाँ से भी पोल स्टार और यहाँ से भी पोल स्टार, मतलब टिल्ट एक ही डायरेक्शन में है। आई बात समझ में? थोड़ा सा और नीचे बनाए हम, तो यहाँ पर सपोज करो पोल स्टार है, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन किसकी तरफ है? पोल स्टार। यहाँ पे डायरेक्शन पोल स्टार, यहाँ पे डायरेक्शन टिल्ट का पोल स्टार और यहाँ पे भी डायरेक्शन पोल स्टार। अब वो एंगल जिस पे अर्थ टिल्टेड है उसे हम क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। अर्थ की एक्सिस का इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? झुकाव, है ना। चलो अब हम बात करेंगे स्पीड की। किस स्पीड से हमारी अर्थ घूमती है? तो जो स्पीड है अर्थ के रोटेशन की, ये गोल 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 घूमने की वो इक्वेटर पे है 1670 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक घंटे में हमारी अर्थ इक्वेटर पे कितना घूमती है? 1670। अब इक्वेटर कहाँ होता है नहीं पता है तो देख लो, ये है अर्थ और यहाँ पर होता है, एक्चुअल में इक्वेटर होना चाहिए ऐसा, पर अर्थ तो टिल्टेड है तो इक्वेटर भी टिल्टेड है ऐसा। तो इक्वेटर पे इसकी स्पीड जो है घूमने की वो कितनी होती है? 1670 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 1670 किलोमीटर घूमती है। ठीक है। और अर्थ का जो सरकमफेरेंस है, द सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ इज 40,075 किलोमीटर, विच इज़ कवर्ड इन 24 आवर, जिसको ये कवर कर लेती है कितने में? 24 आवर में। ठीक है बात। अर्थ का पूरा सरकमफेरेंस कितना है? ये पूरा कितना है? 40,075। ठीक है बात। अब बोल रहे हैं कि वो एक घंटे में कितना घूम पा रही है? एक घंटे में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कितने आ पा रही है? 1670 किलोमीटर। और इसी तरीके से इसको कवर करने में कितना लग जाता है? 24 आवर। एग्जैक्ट 24 आवर नहीं लगते हैं, 23 आवर 56 मिनट लगते हैं। ठीक है बात। दो चीज़ें आप याद रखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। 1 आवर में कितना घूमती है हमारी अर्थ? तो वो घूमती है 1670। ठीक है। और टोटल अर्थ का सरकमफेरेंस किसका है? कितना है? तो 40,075। अब हम देखेंगे कि ये जो रोटेशन की प्रोसेस हो रही है इसके इफ़ेक्ट क्या है, इसके प्रभाव क्या कर रहे हैं। चलो, तो अक्रेंस ऑफ डे एंड नाइट। अब डे और नाइट, दिन और रात किसकी वजह से हो रहे हैं बेटा? रोटेशन की। अब देखो, तुम लोग एक फ़ुटबॉल लो और यहाँ से उस फुटबॉल के ऊपर टॉर्च चलाओ, पूरा कमरा अंधेरा कर लो, तो ये जो फुटबॉल होगी इसको 3D इमेजिन करो। जितने पार्ट पर इस टॉर्च की रोशनी पड़ेगी वहाँ तक तो इसमें उजाला होगा, बाकी पीछे वाले पार्ट में उजाला नहीं होगा, लाइट नहीं होगी। ठीक है बात। तो ऐसे ही सन के साथ भी है, अर्थ के साथ भी है कि सपोज़ अगर हम करें कि ये है हमारा सन और ये है अर्थ, तो
इसको 3D इमेजिन करो, एक पार्ट तक ही सन की लाइट अर्थ पर पड़ पाएगी। तो यहाँ पर जहाँ पर सन की लाइट मिल रही होगी उसे हम बोलेंगे डे, वो पार्ट जो सन से दूर होगा वो उसमें हो रही होगी नाइट। चलो, occurrence of day and night are caused by rotation। ये कौन कॉज करता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे गोल 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 घूम रही है, गोल गोल घूमते टाइम इसका एक पार्ट सूरज के सामने, सन के सामने आ जाता है, वहाँ हो जाता है दिन। पर वो पार्ट जो इसके बिल्कुल पीछे है, अपोजिट में, वहाँ पर हो रही होती है रात। क्योंकि इसका जो एक पार्ट है जो सन को फेस करेगा वहाँ पर होगा डे, पर वो पार्ट जो सन को फेस नहीं कर रहा होगा वहाँ होगी नाइट। दिस हैपन विथ प्रिसेशन एंड प्रोग्रेशन एंड नॉट सडनली। अब ऐसा नहीं होता एकदम से दिन के 12 बजे से रात के 12 बज जाते हैं, ये प्रिसेशन से हो रहा है, प्रोग्रेशन से हो रहा है। मतलब ये जो प्रोसेस है, सपोज़ करो ये है अर्थ, ये है सन, अब ये वाला पार्ट सामने है, फिर वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, फिर बाद में ये वाला पार्ट सामने आ जाएगा, फिर ये वाला पार्ट सामने आ जाएगा। जब तक ये जो अभी सामने है वो कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। आप अपने हाथ में फुटबॉल रख के घुमाते रहें, ठीक है बात। तो ये प्रिसीजन के साथ हो रहा है, प्रोग्रेशन के साथ हो रहा है, सडनली नहीं हो रहा है। द टाइम व्हेन द सन बिगिंस टू कास्ट इट्स लाइट, वो टाइम जब से सूरज अपनी रोशनी अर्थ के ऊपर डालने लगता है, मतलब वो पार्ट जो सूरज के सामने आने के पहले सूरज की स्लैंटिंग रेस को देख रहा होता है, मतलब उस पार्ट को हम बोलते हैं डॉन। आई बात समझ में? सूरज सुबह सुबह जो 5, 5:30, 6 बजे होता है वो अभी सिर्फ अपनी लाइट को कास्ट करना ही स्टार्ट हुआ है। अर्थ मतलब अर्थ घूमती घूमती एक ऐसी पोजीशन पे आ गई है जहाँ सूरज की हल्की सी रोशनी उसे मिलने लगी है, उसे हम बोलते हैं डॉन। एट नून सन इज़ ओवर हेड, पर नून में, दोपहर में सन बिल्कुल ओवर हेड होता है। एट डस्क मतलब इवनिंग का टाइम, इट इज़ ट्यू लाइट एंड द सन इज सीन डिसअपियरिंग, और हमें ऐसा लगता है जबकि दूर हम जा रहे होते हैं सन से, पर हमें ऐसा लग रहा होता है कि सूरज जा रहा है, सूरज कहीं छुपता जा रहा है, ठीक है बात। जबकि हम जो उसके सामने थे दिन के 12 बजे, अब हम कहीं उससे दूर हो गए हैं, है ना। एट नाइट इट इज़ कम्प्लीटली डार्क, और रात में पूरी तरह डार्क हो जाता है। जो ड्यूरेशन होता है डे और नाइट का वो कभी भी इक्वल नहीं होता है। एट ऑल प्लेसेस, हर प्लेसेस पे डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है वो इक्वल नहीं होता है अर्थ के ऊपर। क्यों नहीं होता है बच्चा? इंक्लाइंड एक्सिस की वजह से। ये मैं आपको समझाऊंगी अभी। देखो कैसे, ये है अर्थ, ये है सन, ठीक है बात। ये है अर्थ की टिल्टेड एक्सिस, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ज़रा ध्यान से सुनो कि इक्वेटर पे तो आपको दिन और रात बराबर लग रहे होंगे, और ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब यहाँ तक अभी लाइट पहुँच पा रही है, ठीक है। तो ज़रा देखो यहाँ पर दिन कितना बड़ा हो रहा है, दिन यहाँ तक, क्योंकि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ तक है, दिन इतना बड़ा और रात इतनी छोटी। यहाँ पर देखो दिन छोटा और रात बड़ी, यहाँ पर दिन तो बहुत ही छोटा और रात बहुत ज़्यादा बड़ी, यहाँ पर दिन बड़ा और रात बिल्कुल छोटी। नहीं समझ में आ रहा है कि आ गया? देखो बेटा मेरे, ये सर अब क्या ही करें, जो नहीं होना था वो हो गया। हमारी अर्थ तो है टिल्टेड, ये रहा हमारा सन और ये रही हमारी अर्थ। एक्सिस ऐसी है, इक्वेटर ऐसा हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है आर्कटिक सर्कल, ये है अंटार्कटिक सर्कल। अब तुम थोड़ी खुद अपनी बुद्धि लगाओ कि ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब यहाँ तक लाइट जा पा रही है। तो यहाँ पर देखो दिन की लंबाई कितनी ज़्यादा है और रात कितनी छोटी है। ये वाला पार्ट सन को फेस कर रहा है तो ये दिन हुआ ना, दिन कितना बड़ा, रात कितनी छोटी। दिन और रात लगभग बराबर है, दिन छोटा रात बड़ी, दिन छोटा रात बहुत बड़ी। यहाँ पर दिन देखो कितना बड़ा और रात बिल्कुल इतनी सी। तो दिन और रात का जो टाइम होता है, डे एंड नाइट इक्वल नहीं होते अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। चलो, अब ये समझ में नहीं आ रहा है ना बच्चा, तो तुम लोग एक काम करना, मतलब यूट्यूब पे ही कोई इस तरीके का वीडियो देखना जिसमें वो 3D करके दिखा रहे हो। आजकल वीडियोस बनते हैं ना वैसे, पूरा औरत घूम रही होती है, तो वो वाला वीडियो देखना, हो सकता है तुम्हें समझ में आ जाए। श्योर। सो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज़ नॉट इक्वल एट ऑल प्लेसेस, सारी प्लेसेस पे दिन और रात इक्वल नहीं होते। क्यों? क्योंकि अर्थ की जो एक्सिस है वो इंक्लाइंड है। जो लेंथ होती है डे की
वो वेरी करती है विथ रिस्पेक्ट टू सीज़न। जैसे हमारे यहाँ गर्मियों के दिनों में दिन की लंबाई बढ़ जाती है। दिन की लंबाई कैसे बढ़ जाती है? वो ऐसे बढ़ जाती है कि आज से पहले ज़माने में जो लोग होते थे वो सूरज को देख के ही उठते थे और सूरज को देख के ही सो जाते थे। तो गर्मियों में सूरज 5 बजे निकल जाता है और शाम को 7:30 बजे तक रहता है। तो दिन कितना बड़ा हो गया? 5 से 5 12 घंटे और 2 घंटे और लगा लो, 13 14 साढ़े 14 घंटे के। पर ठंडियों में वही पुराने लोग, क्योंकि उस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी, तो सूरज को देख के उठते थे, सूरज को देख के सो जाते थे। सूरज निकल रहा है 7:30 8 बजे और चला जा रहा है 5:30 6 बजे। तो 8 बजे जो सूरज निकल रहा है वो चला जा रहा है 6 बजे, मतलब 12 घंटे भी वो पूरा नहीं रह रहा है, 10 घंटे हमें रोशनी दे रहा है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे यार दिन तो छोटा हो गया, रात हो गई बहुत बड़ी। क्या समझ में आ रहा है? चलो, ज्योग्राफी इसीलिए पढ़ाना पसंद नहीं, क्योंकि यहाँ चीज़ों को इमेजिन करना होता है और हम इतने इक्विप्ड भी नहीं है कि 3D इमेजेस के थ्रू तुम्हें दिखा पाएँ। पर ठीक है, समझ में आ रहा है वो देखिए। अब सनराइज़ और सनसेट की बात करें। सनराइज़ एंड सनसेट आर कॉज्ड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ रोटेट हो रही है इसलिए सनराइज़ हो रहा है, सनसेट हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट में। ये इसलिए होता है ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, क्योंकि अर्थ घूम रही है। हर पार्ट जो है अर्थ का एक टाइम में वो सन को फेस करेगा, है ना? दूसरा पार्ट दूसरे टाइम में फेस करेगा, तीसरा पार्ट तीसरे टाइम में फेस करेगा। जैसे अगर हम बोलें पहले सूर्योदय जापान में हो जाएगा, जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया में होगा, इंडिया के बाद यूरोप में हो जाएगा, यूरोप के बाद अमेरिका में होगा। ठीक है ये बात? और जब अमेरिका में सूर्योदय हो रहा होगा, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में रात हो रही होगी। आई बात समझ में? या इंडिया में रात हो रही होगी। ऐसे ही द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट मूव्स फ्रॉम डार्कनेस इनटू द सनरेज। अब वो पार्ट जो अभी तक डार्कनेस में था, अंधेरे में था, अब वो घूम के सूरज की तरफ आ रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा? सनराइज। एंड व्हेन इट मूव्स अवे फ्रॉम द सन रेज, और जैसे ही वो सन रेज से दूर जाएगा वहाँ क्या होने लग जाएगा? सनसेट। अब हम देखेंगे कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट वो इफेक्ट होता है, वो फोर्स होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट महसूस करता है मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ रोटेटिंग बॉडी। रोटेटिंग बॉडी के ऊपर, रोटेटिंग सरफेस के ऊपर जो भी कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, लगा होगा, वो उस घूमती हुई बॉडी के फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक हुई बात? जैसे कि अर्थ कंटिन्यू मूव कर रही है, तो इसके ऊपर एयर है, तो वो एयर जो होगी बच्चा, वो उस कोरियोलिस इफेक्ट को महसूस कर पा रही होगी। कोरियोलिस फोर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ एयर। एयर मतलब विंड की मूवमेंट में कोरियोलिस फोर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वाटर, ओशन, करेंट्स भी देखो। ये रही अर्थ, अर्थ के ऊपर क्या है? पानी है, अर्थ के ऊपर हवा है, और जब भी कोई चीज़ घूम रही है तो उसके ऊपर जो चीज़ें होंगी उन्हें वो महसूस होगा। क्या? फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड मूवमेंट होता है, ओशन करंट मूव करती हैं, ओशन करंट चल रही हैं। ड्यू टू इट्स इफेक्ट, इस इफेक्ट्स के कारण जो विंड और ओशन करेंट्स हैं मूव क्लॉकवाइज एंड आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन नदर्न हेमिस्फीयर। हवाएं और ओशन करंट दोनों ही क्लॉकवाइज चलती हैं नदर्न हेमिस्फीयर में, साथ ही साथ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। डिफ्लेक्ट मतलब मुड़ जाती हैं राइट में। ठीक है, अगर नदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप पूछे कोरियोलिस फोर्स का क्या इफेक्ट है, तो आप बता देना कि भाई नदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स का ये इफेक्ट है कि जो हवा है और जो ओशन की करंट है दोनों ही क्लॉकवाइज मूव करती हैं। क्लॉक कैसे मूव करता है? ऐसे मूव करता है ना? क्लॉक कैसे मूव करता है? ऐसे। तो हवा राइट में डिफ्लेक्ट कर जाती है। कैसे, कहाँ डिफ्लेक्ट कर जाती है? राइट में। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? डिफ्लेक्शन का मतलब होता है दिशा बदल जाना। जैसे ये रही अर्थ, ये रहा नदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाला है ये नदर्न हेमिस्फीयर है ना, ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर हवा चल रही थी इधर आने के लिए, पर ये कहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाएगी? मतलब चलना तो बेचारे को सीधी ही था, पर जो फोर्स है कोरियोलिस फोर्स, उसने ऊपर काम किया तो ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई? राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। आप अगर यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर आप हैं, तो आपका राइट कौन सा होगा? ये वाला ही होगा ना, राइट में डिफ्लेक्ट हो जाती है। चलो, और इसका ही उल्टा होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में ये जो विंड हैं और जो ओशन करंट है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, और साउथ में ओशन करेंट्स और जो विंड होती हैं वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती हैं? लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब बेटा
नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि हमें चाँद, सितारे, सूरज सब ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते दिखते हैं। आप कभी ना कभी तो ट्रेन में बैठे ही होंगे ना। जब आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, ये आपका इंजन है, आप यहाँ ट्रेन में बैठे हुए हो, ये खिड़की, आपने खिड़की से बाहर की तरफ देखा, ट्रेन इधर जा रही है, ठीक है। तो आपको जितने भी पेड़ होंगे यहाँ पर, ट्रीज़ होंगे, वो सब आपको किस डायरेक्शन में मूव करते दिखाई दे रहे होंगे? ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। जितनी तेज़ी से आपकी ट्रेन आगे की तरफ चल रही होगी, आप खिड़की से जब भी बाहर देखोगे, पेड़ पौधे आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते नजर आएंगे। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ भी। हमारी अर्थ जो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, हम वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हैं, पर हम हमारे अपोजिट जब स्काई में देख रहे हैं तो हमें लगता है यार कि सूरज, चाँद, सितारे, सन, मून, स्टार ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं। तुम लोग बैठे होगे ना ट्रेन में, कभी तो बैठे होगे, कभी तो खिड़की से बाहर देखा होगा, और देखा होगा तो ये देखा होगा ना कि हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं बाकी सारी चीज़ें हमें उल्टे डायरेक्शन में चलती दिखाई देती। ऐसा ही होता है इनके साथ भी। चलो, दिस इज बिकॉज द अर्थ स्पिन वेस्ट टू ईस्ट। ये ईस्ट टू वेस्ट हमें इसलिए दिखते हैं क्योंकि अर्थ स्पिन कर रही है, घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट। ये जो इफेक्ट है ये सिमिलर है जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं जब हम पेड़ों को देखते हैं, जब हम ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं। अब बेटा अब हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही जो हमारी अर्थ है वो ऐसी हो गई है, ऑरेंज जैसी, यहाँ और यहाँ से चपटी, और यहाँ पर आ गया है बल्ज। देखो, ये एक अपरेंट आउटवर्ड फोर्स है, बाहर की तरफ ये फोर्स लगता है, और ये हर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगा। ये हमेशा इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड भी होगी, बाहर की तरफ ही होगी। जो एक्सिस है रोटेशन की उससे दूर होगा। जो स्पीड होती है रोटेशन की उसी से जनरेट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसी वजह से जो हमारी अर्थ का मिडिल पोर्शन है उसमें बल्ज आ गए। बल्ज मतलब मोटापा आ गया है, ठीक है बात। और ये पोल से फ्लैट होती जा रही है। देखो जरा, जो हमारी अर्थ है, अर्थ मतलब अर्थ एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं सर्कल है, पर अर्थ ऐसी नहीं है। अर्थ कैसी है? ऐसी। ऑरेंज देखा होगा ना आपने, ऑरेंज ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, ऐसी हो गई है। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो हमेशा आउटवर्ड फोर्स की तरह काम करता है, अपरेंट आउटवर्ड फोर्स है जो हर रोटेटिंग बॉडी पे लगता है, तो हमारी अर्थ के ऊपर भी लगा, तो हमारी अर्थ ऐसे सर्कल ना होके क्या हो गई है, ऐसे यहाँ से भी फ्लैटेंड है, यहाँ से भी फ्लैटेंड है, दोनों पोल्स पर फ्लैटेंड है, और जो मिडिल पोर्शन है यहाँ से इसमें आ गया है बल्ज। ठीक है बात। चलो, BULGE बल्ज आ गया है ना, अभी मैंने D भी लिख दिया था उसमें। चलो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके ऊपर लगता है? रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, वो भी आउटवर्ड फोर्स है। इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड। क्या कहाँ पर होता है ये? आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशन की जो एक्सिस है उससे बाहर की तरफ ये फोर्स लगेगा। इसी फोर्स की वजह से हमारी अर्थ में बल्जेस आ गए मिडिल पोर्शन में, और टॉप हो गया फ्लैट। अब रोटेशन की वजह से बचा टाइम में भी डिफरेंस आ रहा है। रोटेशन कॉजेज डिफरेंसेस इन टाइम ओवर। हम लोगों ने जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच में टोटल बेटा कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं? 360 लॉन्गिट्यूड हैं, और हर लॉन्गिट्यूड के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 मिनट का। आप इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड पे आएंगे तो कितने का डिफरेंस मिलेगा? 4 लॉन्गिट्यूड का। टोटल 24 आवर में अर्थ अपना पूरा रोटेशन पूरा करती है, और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं? 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। अगर हम 24 आवर्स को मिनट में चेंज कर दें, 24 आवर मल्टीप्लाई बाय 60 तो कितना आ जाएगा? 1440। अब इस 1440 को आप 360 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 4 मिनट। ठीक है बात, कैसे आया 4 मिनट? समझ में आ गया। टोटल हमने अर्थ को 360 डिग्री में डिवाइड किया है। टोटल पूरे रोटेशन को लगते हैं 24 आवर, इसको मैंने मिनट में किया तो आ गया 1440। अब इससे इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 4 मिनट। अब हम देखेंगे साइड ऑफ द अर्थ। बेटा, अर्थ की वो साइड जो सन के सामने होगी, है ना, ये सन है, ये अर्थ है, तो ये यहाँ पर कंटिन्यू हीट रिसीव कर रही होगी, पर वो साइड जो सन से दूर है वो कंटिन्यू अपनी हीट का लॉस कर रही है ना, वो अपनी हीट को रेडिएट करती जा रही है। इस साइड से हमें हीट का लॉस हो रहा है, इस साइड हमें हीट मिलती जा रही है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? चलो, तो जो टुवर्ड्स द सन के टुवर्ड्स हमें कंस्टेंटली गेन हो रहा है हीट का, और वो साइड जो सन से दूर है वहाँ पर हमें लॉस हो रहा है हीट का।
हम हीट को आउटर स्पेस में रेडिएट करते जा रहे हैं। इस रिस्पेक्ट में अगर हम देखें कि जो हमारी अर्थ है उसकी जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, तो उसके क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं वो देखते हैं। टिल्टेड एक्सिस का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमें टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर अलग अलग होता है दिन का और रात का। दूसरा फ़ायदा क्या मिलता है, रोटेशन जब किसके कॉम्बिनेशन में हम पढ़े, रेवोल्यूशन के कॉम्बिनेशन में हम पढ़े, मतलब अर्थ की मूवमेंट जो सन के आसपास हो रही है, अराउंड द सन हो रही है, उसकी वजह से सीजन्स आते हैं। जो दिन की रात की जो लंबाई है वो कभी छोटी कभी बड़ी होती है, उसमें भी वेरिएशन आते हैं। ओवर डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पे दिन की लंबाई रात की लंबाई में चेंजेस आते हैं, सीजन्स में चेंजेस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्टेड है। अब हम देखेंगे इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। अर्थ की जो एक्सिस है उसका जो झुकाव है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। चलो, तो हम सबको पता है कि रोटेशन क्या है, स्पिनिंग मूवमेंट है अर्थ का, और अर्थ किसके ऊपर स्पिन कर रही है, अपनी एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रही है। किस डायरेक्शन में कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट। इतनी बातें तो आपको रट गई होंगी कि अर्थ की जो एक्सिस है वो झुकी हुई है, टिल्टेड है। कितने डिग्री पे झुकी हुई? 23.5। ये आपको बात रट गई होगी। अर्थ किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये बात भी आपको पता चल गई होगी। चलो, जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर से पास होके जाती है, और इसी एक्सिस के ऊपर हम मानते हैं कि हमारी अर्थ घूम रही है। जो अर्थ का एक्सिस है वो वर्टिकल तो नहीं है, वो एंगल बनाता है 23.5 डिग्री का विथ द वर्टिकल। मतलब होना ऐसा चाहिए था, वर्टिकल पर है ऐसा, तो कितने का एंगल बना रहा है? 23.5 का। ऑर्बिटल प्लेन पे, ये है ऑर्बिटल प्लेन पे कितने का एंगल बना रहा है? 66.5 का। इतनी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट, और ये ऑर्बिटल प्लेन पे एंगल है। चलो, जो अर्थ की एक्सिस है वो वर्टिकल नहीं है, ये एंगल बनाती है 23.5 डिग्री का विद द वर्टिकल, और 66.5 विद द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट। अर्थ की ऑर्बिट का जो प्लेन है उस पर कितने का एंगल बन रहा है? 66.5 का। एक्सिस का एंगल कितने से बन रहा है? एक्चुअल एक्सिस और टिल्टेड एक्सिस में 23.5 का। अब इमेजिन करें कि अर्थ की एक्सिस वर्टिकल होती तो क्या होता, सारी प्लेसेस, अर्थ के जितने भी प्लेसेस हैं उन पे जो लेंथ होती डे और नाइट की वो कैसी होती? इक्वल होती। जैसे ये अभी कैसा है? ऐसा। अब ये सर्कल ऑफ एलिमिनेशन भी ऐसे ही होता, 12 घंटे की रात 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात 12 घंटे का दिन, ऐसा होता। पर इसकी वजह से क्या हुआ, ये है सर्कल ऑफ एलिमिनेशन, ये है हमारा इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक कहीं पर दिन बहुत बड़ा हो रहा है, कहीं दिन बहुत छोटा होता है, कहीं रात बहुत बड़ी होगी, कहीं रात बहुत छोटी हो रही। चलो, अब हम इस प्लेस पे देखते हैं, ये तो हमको किस एक आइडियल कंडीशन ले ली कि अर्थ के से कोई बॉडी टकरा ही नहीं है, अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है ही नहीं, सीधी है, तो 12 घंटे का दिन है। यहाँ पर सनरेज आ रही है, मतलब सूरज यहाँ है, तो ये दिन है, और 12 घंटे की रात है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है ना बेबी। कैसा है? ऐसा है। ये आ रही है सन की रेज, ये है हमारा इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। मतलब यहाँ तक लाइट फाइनली पहुँच पाती है। तो अब तुम मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये वो सर्कल है जहाँ तक लाइट पहुँच पा रही है। यहाँ से सूरज है, इसकी रोशनी यहाँ पर पड़ रही है, कहाँ तक? यहाँ तक पहुँच पा रही है, और आधे पार्ट में रात है। तो तुम देखो ज़रा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे दिन कितना बड़ा हो गया। यहाँ से यहाँ तक 12 घंटे होते हैं, तो ये 2 घंटे और जोड़ लें तो यहाँ पे 14 घंटे का दिन दिख रहा है। इक्वेटर पे सेम, ये यहीं से पूरे 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है। ये देखो ऐसे, तो यहाँ पर 12 आवर्स का डे हो रहा है। पर यहाँ तो देखो भाई, 12 आवर्स यहाँ तक होते, इस पॉइंट तक 12 आवर्स होते। 2 मिनट रुको, मैं चेंज करके बताती हूँ कलर। यहाँ तक होते 12 आवर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में यहाँ तक होते 12 आवर। पर है कहाँ पर? यहीं तक है, सिर्फ इतना ही पार्ट है दिन में। तो यहाँ पर तो समझ लो 10 ही घंटे का दिन है। क्या अब बात समझ में आ गई? अगर हमारी अर्थ की एक्सिस इंक्लाइन ना होती, झुकी हुई ना होती, टिल्टेड ना होती, तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात हर जगह होता है, भले इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न हो, पर ऐसा नहीं है। अर्थ की जो एक्सिस है वो झुक गई है, इसी वजह से एक पर्टिकुलर टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बहुत बड़ा दिन होता है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे बहुत बड़ा दिन होगा। ये तो हमने देख लिया बच्चा कि हम इमेजिन करें कि अर्थ की जो एक्सिस है वो वर्टिकल है, तो सारी जगहों पर अर्थ में इक्वल डे और इक्वल नाइट होगा। ठीक है, प्लेस एल एट द सेंटर वुड बी एट द पोजीशन एल आफ्टर 12 आवर।
डिस्टेंस LO इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ OL, लेंथ ऑफ डे इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ नाइट। ये LO का डिस्टेंस सेम है, इसीलिए इक्वल डे और इक्वल नाइट होगी। अब दूसरे केस में हम पढ़ें, ये क्यों इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड करके दिया और समझ में नहीं आ रहा, चलो देखते हैं। सिमिलरली एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ के हर प्लेसेस पे जो लेंथ होती है डे और नाइट की वुड बी इक्वल इफ़ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वाज नॉट इंक्लाइंड। अगर अर्थ की एक्सिस इंक्लाइंड ना होती तो धरती पे हर जगह बराबर दिन और बराबर रातें हो रही होती। बराबर दिन और बराबर रातें मतलब इक्वल आवर्स का डे और इक्वल आवर्स की नाइट हो रही होती। पर जो इफ़ेक्ट है इंक्लाइंड एक्सिस का वो ये है कि जो ड्यूरेशन है डे का और नाइट का वो डिफ़र करता है, जो हमने 3.3 में देखा, इस फिगर में देखा ना। यहाँ दिन देखो, यहाँ दिन और रात बराबर है, यहाँ दिन इतना बड़ा है, यहाँ दिन इतना छोटा है। आर्ट इक्वेटर प्लेस सी को हम देख रहे हैं, यहाँ पर 12 आवर्स का ही डे है। CO और OC बराबर है तो लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इक्वल है। ये देखो, अरे ये O पॉइंट है, O से C और O से C इक्वल लेंथ पे है, इसलिए हम बोल सकते हैं डे एंड नाइट इक्वल है। अब यहाँ पर देखोगे B से X पॉइंट और X से B पॉइंट, एक्स बी की लेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी एक्स। ठीक है बात, एक्स बी इज़ ग्रेटर देन बी एक्स। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डी वाई इज़ ग्रेटर देन वाई डी। तो डी वाई में रात हो रही है तो यहाँ पर रात बड़ी है, दिन छोटा है। यहाँ पर एक्स बी इज़ ग्रेटर देन बी एक्स तो यहाँ पर दिन बहुत बड़ा है। चलो, ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बी प्लेस है ना, तो बट डिस्टेंस ऑफ बी एक्स इज़ ग्रेटर देन बी एक्स का जो डिस्टेंस है वो बी एक्स से ज़्यादा है, इसीलिए डेज बड़े होंगे, नाइट छोटी होंगी। अगर हम आर्कटिक सर्कल पे देखें तो ए विल बी एट पोजीशन ऑफ ए आफ्टर 12 आवर, ए रिमेन्स इन कंटिन्यूस लाइट। अब देखो ए को तो कंटिन्यू लाइट मिलेगी, इनको तो हमने छोड़ ही दिया। ये है ए नॉर्थ पोल, तो ये ए से लेकर के ए का पार्ट है, ये तो कंटिन्यू लाइट में रहेगा, मतलब यहाँ 24 आवर का डे होगा। और सच में होता है, नॉर्थ पोल में 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। ये बात ध्यान रखना, नॉर्थ पोल पे 6 महीने का ही दिन होगा, 6 महीने की ही रात होगी। तो ये 6 महीने जब अर्थ की जो एक्सिस है वो इस साइड टिल्टेड होगी, मतलब व्हेन द नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, जब नदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ, जैसे ये सन है, सन की तरफ झुका हुआ है, ये है ना नदर्न हेमिस्फीयर, जब सन की तरफ झुका हुआ होगा तो 6 महीने का दिन हो रहा होगा आर्कटिक सर्कल में, और वहीं पर 6 महीने की रात हो रही होगी एंटार्क्टिक सर्कल पे। देखो अर्थ को तुम कितना भी घुमा दो, इस पर्टिकुलर जगह में कभी दिन नहीं हो सकता, अर्थ घूमेगी तब भी यहाँ पर रात होगी। तो यहाँ है 6 मंथ की नाइट और ऊपर है 6 मंथ का डे। ए रिमेन इन कंटिन्यूस लाइट इन समर फॉर 6 मंथ, 6 महीने ए वाली पोजीशन पे क्या होगा, दिन होगा, डे होगा 24 आवर का, कहाँ पर, नॉर्थ पोल का, समर्स में। इसी का उल्टा होगा विंटर्स में, जहाँ पर यहाँ पर मिलेगी 6 महीने की रात। हम प्लेस डी देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पे, यहाँ पर जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो पोजीशन है डी की आफ्टर 12 आवर, मतलब डी वाई लाइट में कम टाइम के लिए एज़ कम्पेयर टू डी वाई इन द डार्कनेस। डेज यहाँ पर छोटे होंगे और नाइट यहाँ पर बड़ी होंगी। वहाँ के डी वाई से समझ में नहीं आएगा, ये समझो तुम तो, ये डी अपॉस्ट्रोफी वाई, ये तुम्हें बड़ा नहीं दिख रहा है, लेंथ में दिख रहा है ना, और ये जो डी वाई है ये छोटा दिख रहा है, लेंथ में दिख रहा है ना। तो बेटा ये यही बोल रहे हैं कि ये जो डी वाई है, मतलब जो नाइट टाइम है अभी सदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डे टाइम। अब तो आ गया होगा समझ में यार। चलो, प्लेस ई की बात करें, अंटार्कटिक सर्कल की बात करें, तो बच्चा उस अर्थ को आप कितना भी घुमा लो, कंटिन्यूस डार्कनेस ही रहेगी अंटार्कटिक सर्कल पे, और यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल में इस टाइम में हो रही होगी विंटर्स। चलो, नाइट फॉर 24 आवर्स नियर साउथ पोल इन विंटर फॉर 6 मंथ, साउथ पोल के आसपास 6 महीने की रात होती है, 6 महीने अंधेरा ही और अंधेरा।
अब क्या प्रभाव पड़ता है किस बात का बच्चा? इफेक्ट ऑफ द इंक्लाइंड एक्सिस। इंक्लाइंड एक्सिस का क्या इफेक्ट पड़ता है डे और नाइट पे? जो ड्यूरेशन होता है डे और नाइट का वो इक्वल नहीं है सारी जगहों पर। जो टाइम होता है डे का एट एनी प्लेस इज डिटरमिन्ड बाय द हाइट ऑफ द सन इन द स्काई। सन की क्या हाइट है स्काई में, उस पर्टिकुलर चीज़ से निर्धारित होता है कि भैया टाइम ऑफ द डे का, दिन में समय को पता करना हो तो आप देखो कि सूरज की क्या पोजीशन है स्काई में। बिल्कुल ओवर द हेड है, सर के ऊपर है, मतलब दोपहर की 12 बज गई है ना। चल, सुबह और शाम तो आपको सर के ऊपर दिखेगा ही नहीं, साइड में दिखेगा, मतलब सुबह हो रही है, शाम हो रही है। चल, इफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वॉज वर्टिकल, अगर एक्सिस वर्टिकल होती है, इंक्लाइन नहीं होती, इन स्ट्रीट का मतलब होता है के बावजूद, इन स्ट्रीट का मतलब होता है के बावजूद, अगर एक्सिस वर्टिकल होती, इंक्लाइन नहीं होती, तो प्लेसेस ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर जितने भी प्लेसेस होते सब प्लेसेस पर सेम टेम्परेचर होता थ्रू आउट द ईयर। कोई ठंडी नहीं पड़ती, कोई गर्मी नहीं पड़ती, एक जैसा टेम्परेचर होता पूरे अर्थ के ऊपर। जो लोग जिन्हें ठंडी का मौसम पसंद है, कुछ लोग जिन्हें गर्मी पसंद है, ऐसा कुछ नहीं होता, फिर एक जैसा टेम्परेचर हमेशा। इफ द अर्थ डिड नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन, अगर हमारी अर्थ सूरज के आसपास चक्कर नहीं लगा रही होती, इवन देन विथ इट्स इंक्लाइंड एक्सिस होती, पर अगर सूरज के पास चक्कर नहीं लगा रही होती तो सीज़न नहीं होते। अब मैंने क्या बोला कि अर्थ की एक्सिस अगर वर्टिकल होती तो टेम्परेचर एक जैसा होता, तो टेम्परेचर एक जैसा, टेम्परेचर जब कम है तब तो ठंडी है, टेम्परेचर ज़्यादा है तब तो गर्म ही है ना बेटा। ये बात तो समझ में आ रही है? चलो, तो अर्थ अगर रिवॉल्व नहीं कर रही होती सन के आसपास तो सीज़न नहीं होती। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंक्लाइंड एक्सिस ऑन सीजन। सीजन पे इंक्लाइंड एक्सिस का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बेटा दोनों ही बातें हम सुन चुके हैं कि एक्सियल टिल्ट कितने की, ओरिजिनल में मतलब रियल एक्सिस ऐसी होनी चाहिए थी पर है ऐसी, तो ये कितने का एंगल बना रही है? 23.5 का। अब ऑर्बिटल प्लेन मतलब वो इलिप्टिकल पाथ जिससे धरती घूम घूम के सूरज के चक्कर लगाती है, उस पर कितने का एंगल है? 66.5 का। तो ये हम पढ़ चुके हैं बच्चा, ये हमें पता है कि वो पाथ जिससे अर्थ सन के आसपास घूम रही है वो इलिप्टिकल है, पूरा सर्कल नहीं है, इलिप्टिकल है। ये दोनों के सेंटर से पास होता है, अर्थ के भी और सन के भी, ये हमें पता है। ऑर्बिटल प्लेन पे जो एंगल बनता है वो 66.5 का बनता है, एक्सियल टिल्ट 23.5 की, ये हमें पता है। अब इन सब के रिजल्ट से क्या होता है, जब अर्थ मूव कर रही होती है सन के अराउंड में, एक टाइम में क्या होता है, नॉर्थ पोल इंक्लाइंड रहता है टुवर्ड्स द सन, है ना, मतलब नॉर्थ पोल के ऊपर सन की ज़्यादा रेज रहेंगी, ठीक है। और इसी पर्टिकुलर टाइम में जो साउथ पोल है टिल्टेड अवे फ्रॉम इट, और साउथ पोल सूरज से दूर रहेगा। अब ये तो साल भर में एक बार की बात हो गई, 3 महीने की बात होगी। फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर द सिचुएशन इज रिवर्स, फिर सिचुएशन बदल जाएगी, जो नॉर्थ पोल है वो सूरज से दूर हो जाएगा और साउथ पोल सूरज के पास आ जाएगा। इसको इस डायरेक्शन से, इस डायग्राम से समझो। एक मिनट, हाँ, अगर नहीं समझ में आया तो इस डायग्राम से समझो। देखो यहाँ पर ये है नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल किसके टुवर्ड्स टिल्टेड है? सन के टुवर्ड्स टिल्टेड है ना, सूरज की तरफ झुका हुआ है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है ये सूरज से दूर है ना, और पास कौन है? साउथ पोल। नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। ये है अर्थ, ये अर्थ का है नॉर्थ पोल, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल तुम्हें सूरज के पास दिख रहा है ना, और ये जो साउथ पोल है ये सूरज से बहुत दूर है। अब इस डायग्राम पे आ जाओ, यहाँ पर नॉर्थ पोल दूर हो जाएगा और साउथ पोल पास में आ जाएगा। यही बात वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो अर्थ की टिल्टेड एक्सिस है इसकी वजह से एक टाइम में सन के सबसे ज़्यादा पास आ जाता है नॉर्थ पोल, और एक टाइम में सन के पास आ जाता है साउथ पोल। मतलब एक टाइम में नॉर्थ पोल झुका हुआ रहता है सूरज की तरफ, साउथ दूर रहता है, दूसरे टाइम में साउथ झुका हुआ रहता है और नॉर्थ दूर हो जाता है। अभी हम पढ़ चुके हैं कि अगर जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर होता, मतलब जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होती, मतलब ऐसी ही होती, तो डे और नाइट इक्वल लेंथ के होते पूरी अर्थ के ऊपर एट ऑल द टाइम्स ऑफ ईयर्स। भले ही साल भर का कोई सा भी टाइम मिल रहा हो, हमेशा दिन और रात का वेरिएशन मतलब ड्यूरेशन सेम ही होता, और बेटा कोई सीज़न भी नहीं होते, ठीक है बात। चलो,
अगर टिल्टेड एक्सिस नहीं होती तो दिन और रात की लंबाई भी बराबर होती, साथ ही साथ कोई सीज़न नहीं होता। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें क्यों नहीं फ़ील होता जब समुद्र की लहरों को फ़ील हो जाता है, कोरियोलिस फोर्स, हवाओं को फ़ील हो जाता है, तो हमें क्यों नहीं होता भाई, हमें भी हो, तो ऐसा क्यों नहीं होता है? व्हाई डू वी नॉट फील द मोशन ऑफ द अर्थ? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ये दो चीफ मोशन है अर्थ के, पर हम इन दोनों को ही फील नहीं कर पाते। और अगर हम फील कर पाते इन मोशंस को तो हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाती। पूरे टाइम हम उड़ते ही रहते, डिफ्लेक्ट ही होते रहते। जाना होता है दोस्त के पास, चले जाते उसके राइट में, जाना होता है दोस्त के पास, चले जाते उसके लेफ्ट में। इससे पर अच्छा है ना कि हमारे ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। जो ग्रेविटी का फोर्स है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कीप्स एवरीथिंग अटैच टू द अर्थ। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो अर्थ के ऊपर काम कर रहा है वो सारी चीज़ों को अपनी जगह रखता है। इससे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं रेस्ट में विथ रेफरेंस टू मोशन, मोशन के अकॉर्डिंग जितने भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेंगे, विथ रेफरेंस की बात हो रही है, जहाँ मोशन हो रहा है उस मोशन के रेफरेंस में वो सारे ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में हैं अर्थ पर, उन्हें कुछ भी फील नहीं होगा। यूजिंग दिस प्रिंसिपल न्यूटॉन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके न्यूटॉन का फर्स्ट लॉ ऑफ प्रिंसिपल काम करता है, जो बताता है दैट बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस कंपेल टू टेन, जब तक हम उसे जोर नहीं देंगे कि भाई तू तेरी डायरेक्शन चेंज कर, दैट इज स्टेट बाय एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। साइंटिस्ट हैव प्रूव दैट अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, साइंटिस्ट ने तो प्रूव भी कर दिया है कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। अरे नहीं, ये 3 लाइनें और यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं, फिर बाद में देखेंगे। टिल्टेड एक्सिस एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। देखो, अर्थ का जो रेवोल्यूशन है, मतलब अर्थ जो सूरज के आस पड़ोस में घूम रही है और जो इसकी झुकी हुई एक्सिस है, उसकी वजह से ही हीट जोन्स भी बनते हैं, टॉरड जोन, ट्रॉपिकल जोन और फ्रिजिड जोन। अगर रिवॉल्यूशन नहीं होता, अर्थ टिल्टेड नहीं होती, तो हीट जोन्स भी नहीं बनते। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए।